एक वक्त था जब डीसी की मूवीज $1 बिलियन भी हर मूवी में कमा लेती थी, लेकिन अब उनके कैरेक्टर्स को कोई प्रॉपर एंडिंग के बिना ही वो अपने यूनिवर्स को पूरी तरह से रीबूट कर रहे हैं। जहां उनकी पिछले 7 मूवीज बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो गई थी और उन्होंने एक के बाद एक अपने सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को निकाल दिया। तो आखिर डीसी की ये हालत कैसे हुई, चलिए शुरुआत से जानते हैं। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। तो इन सब की शुरुआत हुई थी 2010 में, जहां पर डीसी एक बहुत बड़ा नाम था, जहां उनकी बैटमैन बिगिंस मूवी को बहुत ही पसंद किया गया और द डार्क नाइट मूवी तो हाईएस्ट ग्रोसिंग सुपर हीरो मूवी ऑफ ऑल टाइम बन गई थी। लेकिन सिर्फ बैटमैन ही नहीं, इससे पहले क्रिस्टोफर रीव्स के सुपरमैन को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। लेकिन 2008 में रिलीज हुई आयरन मैन और वार्नर ब्रदर्स को लगा कि आने वाले सालों में मार्वल डीसी को एक तगड़ी टक्कर दे सकती है। उस वक्त लोगों को लगता था कि सुपर हीरो क्रॉसओवर्स फ्लॉप जाएगी, लेकिन मार्वल ने 2012 में अपने एवेंजर्स मूवी के साथ सबको गलत प्रूफ कर दिया था। हालांकि अब मार्वल डीसी को टक्कर देने लगे थे, लेकिन डीसी के पास अपने सारे कैरेक्टर्स की राइट थी जो कि मार्वल के पास नहीं थी। डीसी चाहते थे क्रिस्टोफर नोलन के बैटमैन को अपने डीसीयू में शामिल करने का, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन को यह मंजूर नहीं था क्योंकि उन्होंने बैटमैन के लिए एक प्रॉपर एंडिंग सोच लिया था। तो उनकी पहली डीसीयू मूवी थी सुपरमैन की मैन ऑफ स्टील, जिसके लिए उन्होंने जैक स्नाइडर को हायर किया, जिन्होंने पहले भी डीसी की मूवीज डायरेक्ट किया था, जो कि फैंस को बहुत ही पसंद आई थी। मैन ऑफ स्टील मूवी 2013 में रिलीज हुई थी, जहां बॉक्स ऑफिस में इसने $670 मिलियन कमाया, जो कि एक अच्छा कलेक्शन था। हालांकि मूवी को मिक्स रिएक्शन मिला, लेकिन मूवी में हेनरी कैविल की परफॉर्मेंस को बहुत ही पसंद किया गया। ये मूवी इतना सक्सेसफुल तो बन चुकी थी जिससे वो अपने यूनिवर्स को कंटिन्यू कर सके। तो 2013 में उन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को अनाउंस किया, जिससे फैंस पागल हो चुके थे और वो इसे डीसी की एवेंजर्स मूवी कहने लगे। हालांकि लोगों ने बेन एफ्लेक को बैटमैन के रोल में कास्ट करने के लिए थोड़ा डाउट किया, लेकिन इस मूवी की हाइप बहुत ही ज्यादा थी। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी रिलीज होने के बाद ये सबसे कंट्रोवर्शियल सुपर हीरो मूवी में से एक बन गई थी। कुछ लोगों को मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया कि ये मूवी कितनी कंफ्यूजिंग है और हमें ये ठीक से बताया नहीं गया कि लेक्स लूथर के असली मोटिवेशंस क्या है। हालांकि बाद में इस मूवी की एक्सटेंडेड कट रिलीज किया गया, जिसको मेजॉरिटी ऑडियंस ने पसंद किया था। एक और चीज जो ऑडियंस को बहुत ही पसंद आई वो है जिस तरह से उन्होंने वंडर वुमन को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि मूवी ने एक तगड़ी $870 मिलियन कमाई, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशंस $1 बिलियन को क्रॉस करने का था। उसी साल मार्वल ने अपनी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी रिलीज किया, जिसने $2.5 बिलियन कमाया, जिससे वार्नर ब्रदर्स ने यहां पर पैनिक कर दिया। हालांकि उनकी अगली मूवी होने वाली थी सुसाइड स्क्वाड। सुसाइड स्क्वाड मूवी ने बॉक्स ऑफिस में मैन ऑफ स्टील से भी ज्यादा $750 मिलियन कमाया, लेकिन ऑडियंस की तरफ से मूवी को बहुत ही खराब रिव्यूज मिले, जहां काफी लोगों का कहना है कि ये वन ऑफ द वर्स्ट सुपर हीरो मूवी ऑफ ऑल टाइम है। इसके बाद उनके फ्लैश मूवी भी बहुत ज्यादा डिले हो गई थी, लेकिन इसके बाद वार्नर ब्रदर्स के साथ सबसे अच्छी चीज हुई क्योंकि 2017 में वंडर वुमन मूवी रिलीज हुई। हालांकि ये मूवी दूसरे कोई भी सुपर हीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन वंडर वुमन की ओरिजिन स्टोरी को मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। इस मूवी ने ना ही सिर्फ बॉक्स ऑफिस में $820 मिलियन कमाया, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा फैन फेवरेट मूवी बन चुकी थी। मूवी में गल गैडोट के परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया और इस मूवी के बाद गल गैडोट दुनिया की सबसे पॉपुलर एक्टर में से एक बन चुकी थी। वंडर वुमन के वजह से लोगों का इंटरेस्ट फिर से डीसी में आ गया था। उनको अब एक दूसरा मौका मिला था, पर उन्होंने फिर से हक दिया। वंडर वुमन के ठीक बाद ही उन्होंने जस्टिस लीग पर काम शुरू कर दिया था। जैक स्नाइडर का शुरुआत में प्लान था जस्टिस लीग की 2 फिल्म्स बनाने का, लेकिन वार्नर ब्रदर्स को एक ही फिल्म चाहिए था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दुखद घटना घटी। जैक स्नाइडर की खुद की बेटी यहाँ मारी जा चुकी थी, जिससे जैक स्नाइडर ने इस प्रोजेक्ट से स्टेप डाउन कर लिया और फिर इस मूवी का पूरा कंट्रोल जॉश वीडन को मिल गया, जिसने पहली 2 एवेंजर्स मूवी को डायरेक्ट किया था। लेकिन किसको पता था आने वाले वक्त में ये वार्नर ब्रदर्स की सबसे बड़ी गलती और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स इस मूवी को एवेंजर्स मूवी की तरह ही लाइट टोन देना चाहते थे, ना कि डार्क टोन।
जो कि जैक स्नाइडर का स्टाइल है। तो जॉश व्हीडन ने मूवी के काफी सीन्स को रीशूट करा ताकि वो इस मूवी को एक लाइटर टोन दे सके। दूसरी तरफ जैक स्नाइडर के जाने के बाद फैंस बहुत ही निराश थे, क्योंकि अब उन्होंने ट्रेलर भी रिलीज कर दिया था और फैंस की उम्मीदें इस मूवी से लगी हुई थीं, तो वो जैक स्नाइडर के लिए इस मूवी को डिले भी नहीं कर सकते थे। वार्नर ब्रदर्स ने जॉश व्हीडन से कहा इस मूवी की स्टोरी को एक मूवी में ही खत्म करने का, जो कि जैक स्नाइडर नहीं चाहते थे, और शायद इसीलिए फैंस को भी लगता है ये और एक रीजन है जैक स्नाइडर के स्टेप डाउन करने का। लेकिन उन्होंने जॉश व्हीडन को भी ज्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि उनको ये मूवी बहुत जल्दी ही रिलीज करना था। मूवी रिलीज होने के बाद लोगों को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मूवी का टोन बहुत ही अजीब था, सीरियस मोमेंट में फालतू का कॉमेडी था और CGI भी आधा अधूरा था। और मूवी ने $1 बिलियन तो दूर की बात है, बल्कि $660 मिलियन कमाया, जो कि DCEU के सबसे कम कमाई जाने वाली मूवी बन गई थी। ये DC का सबसे इंपॉर्टेंट और एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था, लेकिन लोगों की तरफ से इस मूवी को काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले थे। ये कुछ ऐसा है, अगर द एवेंजर्स मूवी फ्लॉप हो जाती और लोगों को भी ये मूवी पसंद नहीं आती, तब तो फेज 1 में ही MCU खत्म हो जाती। मूवी का मेन विलन स्टेपनवुल्फ के बहुत सारे सीन्स को काट दिया गया, जहां पूरे मूवी में उसके मदर बोलने के अलावा कोई भी काम नहीं बचा था। इस मूवी ने अननेसेसरी सेक्सिज्म भी जबरदस्ती घुसाया गया है, और क्योंकि गैल गडोट इस मूवी की इकलौती फीमेल सुपर हीरो थी, तो सब कुछ उन्हें ही झेलना पड़ा। एक्वामैन के ऑकवर्ड डायलॉग से लेकर बैटमैन के साथ जबरदस्ती की पेयरिंग और फ्लैश को तो एडमायरी ऑकवर्ड लुक से अंत में एक मोलेस्टार ही बना दिया गया। और बाद में गैल गडोट ने यह रिवील किया था कि उनके साथ जॉश व्हीडन ने काफी बुरे बर्ताव किया था, क्योंकि गैल अपने वंडर वुमन के कैरेक्टर को वंडर वुमन मूवी से भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग देखना चाहती थी, न कि एक सेक्सी कैरेक्टर की तरह। और यहाँ तक कि जोश ने गैल को एक कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि गैल ने फ्लैश के साथ एक सेक्सी सीन करने के लिए मना कर दिया था, और वाकई ही ये सीन बहुत अननेसेसरी था। साइबॉर्ग के एक्टर रे फिशर ने इन सब को कंफर्म करते हुए कहा कि जोश ने उनके साथ भी काफी रेसिस्ट बर्ताव किया है, और इसके ऊपर जोश ने गैल गडोट के करियर तक को भी खत्म करने की धमकी दिया था, जिससे फैंस के तरफ से जोश को काफी हेट मिले। और इस मूवी के बाद अभी तक जोश कहीं दिखाई नहीं दिए। इन सब कंट्रोवर्सीज के चलते बेन एफ्लेक ने भी बैटमैन के रोल से स्टेप डाउन कर लिया, और ऐसा लगने लगा था कि 2017 में ही DC का अंत हो जाएगा। लेकिन उनको अभी एक्वामैन मूवी भी रिलीज करनी थी, क्योंकि उन्होंने इसके शूटिंग पहले ही कर ली थी। जस्टिस लीग के फेलियर के बाद यह एक्वामैन के लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन चमत्कारी रूप से एक्वामैन ने बॉक्स ऑफिस में $1.1 बिलियन कमाया। एक्वामैन मूवी अब DC के इतिहास का सबसे कमाई जाने वाली मूवी बन चुकी थी, और आम ऑडियंस को भी ये फिल्म पसंद आई थी। एक्वामैन के वजह से उन्हें अब एक तीसरा मौका मिला था। इसके बाद DC शज़ाम और बर्ड्स ऑफ प्रे जैसी कम बजट वाली स्टैंडअलोन मूवी में ज्यादा फोकस करने लगे। शज़ाम को सिर्फ $100 मिलियन के बजट में बनाया गया था, और इसने $300 मिलियन से भी ज्यादा कमाया। हालांकि ये बहुत ही कम कमाई थी, लेकिन फिर भी इससे DC को थोड़ा बहुत तो फायदा हो रहा था, और जनरल ऑडियंस को भी शज़ाम मूवी बहुत पसंद आई। और बर्ड्स ऑफ प्रे ने भी 80 मिलियन के बजट में 200 मिलियन से ज्यादा कमाई की। लेकिन अब DC की उम्मीदें फिर से जाग चुकी थी, क्योंकि उनके अभी तक की सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वंडर वुमन की पार्ट 2 आने वाली थी। लेकिन इस बार यहाँ पेंडेमिक आ गया था। शुरुआत में इसे जून 2020 में रिलीज करने का प्लान था, लेकिन उन्होंने इसे दिसंबर 2020 में रिलीज किया, जहां काफी देशों में इस वक्त लॉकडाउन भी लगा हुआ था, तो इसे उसी वक्त HBO Max पर भी रिलीज कर दिया गया। मूवी ने बॉक्स ऑफिस में $170 मिलियन कमाया, लेकिन इस बार वंडर वुमन 2 लोगों को इसके पिछले मूवी की तरह पसंद नहीं आई थी। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस लीग देखने के बाद से ही फैंस #स्नाइडर कट की डिमांड करने लगे थे, और जैक स्नाइडर ने भी कहा था कि उनकी जस्टिस लीग मूवी ओरिजिनल मूवी से काफी अलग होने वाली थी। वार्नर ब्रदर्स के पास ये आखिरी मौका था फैंस को खुश करने का, क्योंकि अब सारे थिएटर्स भी लगभग बंद हो चुकी थी, और उनके पास जस्टिस लीग के फुटेज और जैक स्नाइडर भी थे, और फैंस भी तैयार थे इस मूवी को HBO Max में देखने के लिए। Will you release the Snyder Cut? There it is. It's a hard question. I don't know. What do you think, Henry? I reckon you should show it. We're doing it. वार्नर ब्रदर्स ने इस मूवी पर $70 मिलियन इन्वेस्ट किया, जहां जैक स्नाइडर ने इस मूवी के लिए फ्री में काम किया, और 2021 में इसे HBO Max पर रिलीज किया गया। और जल्द ही ना ही ये 2021 की सबसे देखी जाने वाली मूवी में से एक बनी, बल्कि फैंस की तरफ से भी इस मूवी को काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे थे।
इस मूवी के बाद फैंस जस्टिस लीग पार्ट 2 की डिमांड करने लगे। फैंस भी चाहते थे जैक स्नाइडर अपने स्टोरी को खत्म करे, लेकिन ये इम्पॉसिबल था क्योंकि स्टूडियो और जैक स्नाइडर अब और एक साथ काम करना नहीं चाहते थे। जैक स्नाइडर के साथ उनके फैंस भी अब DCEU को बाय बाय कर चुके थे, लेकिन मार्वल को अलविदा करने के बाद DC ने जेम्स गन को हायर कर लिया था। जेम्स गन ने आते ही DC की सबसे अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट सुसाइड स्क्वाड का सॉफ्ट रिबूट किया और इस बार फैंस को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई थी। हालांकि पैंडेमिक के वजह से इस मूवी ने सिर्फ $170 मिलियन कमाया। जेम्स गन की सेकंड प्रोजेक्ट होने वाली थी पीसमेकर की सीरीज। सरप्राइजिंगली पीसमेकर की सीरीज भी फैंस को काफी ही ज्यादा पसंद आई, लेकिन अभी भी लोग पिछले कंट्रोवर्सीज भूले नहीं थे, तो DC अब उनके पिछले एक्टर्स यूज करना ही बंद कर चुके थे। ये उनका भारी नुकसान था, क्योंकि गैल गडोट और हेनरी कैविल ना ही सिर्फ DC बल्कि दुनिया के सबसे पसंद किए जाने वाले एक्टर्स हैं। और अब सालों के बाद फ्लैश की मूवी भी आने वाली थी, जो कि स्नाइडरवर्स को पूरी तरह से रिब्यूट करने वाली थी, और उन्होंने बेन एफ्लेक और हेनरी कैविल को भी इस वक्त तक रिप्लेस कर लिया था। लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी जब वार्नर ब्रदर्स के CEO बदल चुके थे और यहाँ स्टूडियो में ड्वेन जॉनसन की एंट्री हुई और उन्होंने ब्लैक एडम, जिस प्रोजेक्ट पर वो 10 साल से नजर रखे हुए थे, इस मूवी में उन्होंने हेनरी कैविल के सुपरमैन को वापस लाने के लिए स्टूडियो को कन्विंस कर लिया। ड्वेन जॉनसन ब्लैक एडम को DCEU का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक बनाना चाहते थे, इसीलिए ही उन्होंने सुपरमैन को इस मूवी में लाया था। खैर, ब्लैक एडम मूवी ऑडियंस को पसंद आई और हेनरी कैविल भी वापस सुपरमैन के रोल में आकर बहुत खुश थे। Hey everyone, I wanted to wait until the weekend was over before posting this because I wanted to give you all a chance to watch Black Adam. But now that plenty of you have, I wanted to make it official that I am back as Superman. And the image you see on this post and what you saw in Black Adam are just a very small taste of things to come. So there's a lot to be thankful for, and I'll get to that in time. But I want to thank you guys most of all. Thank you for your support and thank you for your patience. I promise it will be rewarded. मार्केटिंग कैंपेन छोड़कर ही इस मूवी की बजट $200 मिलियन थी, लेकिन मूवी ने सिर्फ $390 मिलियन कमाया। मूवी की ये हालात देखकर उन्हें हेनरी कैविल के साथ ड्वेन जॉनसन को फायर कर दिया, जैसा कि कोई मजाक चल रहा है, क्योंकि जेम्स गन ने आते ही 2 अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना दिया था, तो वार्नर ब्रदर्स ने जेम्स गन को DC का प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंट होने के बाद जेम्स गन ने DC को पूरी तरह से एक सॉफ्ट रीबूट करने का अनाउंस किया, लेकिन यह भी बहुत कंफ्यूजिंग था। खैर, उन्होंने डिसाइड किया लगभग सारे सुपर हीरोज जहां हैं वही रहेंगे और उनकी स्टोरी को अब आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। लगभग ना के बराबर प्रमोशन किया जाने के बावजूद शाज़ाम 2 ने सिर्फ $130 मिलियन कमाया, लेकिन फैंस के तरफ से मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज मिले और फ्लैश मूवी तो सुपर हीरो जॉनर की सबसे बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ ऑल टाइम साबित हुई और इसने ठीक से इस यूनिवर्स को रिब्यूट भी नहीं किया। ब्लू बीटल मूवी देखने के लिए भी ज्यादा लोग नहीं गए और मूवी ने $130 मिलियन कमाया, लेकिन लोगों के तरफ से मूवी को पसंद किया गया था। एक्वामैन 2 के साथ ये DC यूनिवर्स की आखिरी मूवी थी, जिसने $430 मिलियन कमाया था और फिलहाल अभी कोई नहीं जानता कि कौन से एक्टर्स नए DC यूनिवर्स में होने वाले हैं और कौन से एक्टर्स नहीं होने वाले हैं। अगर DC इतनी बार घिरकर फिर से खड़ा हो सकता है, तो DC फिर से खड़ा होगा, सिर्फ अगर वो अपने पिछले गलतियों से सीखे तो। और मुझे लगता है कि DC को मार्वल के साथ खुद को न कंपेयर करके खुद की यूनिवर्स में फोकस करना चाहिए, क्योंकि DC की ज्यादातर गलती मार्वल के साथ कंपेयर करने के वजह से ही हुई है।